नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है समानता। इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि समानता क्या है, समानता की धारणा ने कैसे आधुनिक रूप राजनीतिक सिद्धांत में अपना स्थान बनाया, समानता के विविध आयाम पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके अतिरिक्त हम समानता और स्वतंत्रता को लेकर जो वाद हैं उसको भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवपूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, और मैं साक्षी मांडवाल। प्रस्तुत विषय वस्तु को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समानता का पाठ न्याय व स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार को भी जानेंगे। इसलिए विषय थोड़ा विस्तृत होने के कारण इसे 4 संभागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम भाग में हम समानता के प्रत्यय से परिचित होंगे, फिर स्वतंत्रता और न्याय के विचार से, अंतिम भाग में दार्शनिकों के विचार जानेंगे। प्रस्तुत व्याख्यान का उद्देश्य है समानता की अवधारणा को जानना, समानता के विकास और उससे जुड़े विभिन्न मतों का उल्लेख करना, स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को समझना। परिचय। आज का व्याख्यान शुरू करते हैं कि समानता क्या होती है। इस प्रश्न का कोई सहज उत्तर दे पाना कठिन है। इसके स्वरूप को लेकर मतभेद है। ये भेद विचारधारा के स्तर से लेकर राजनीतिक दार्शनिकों तक में है। लेकिन मतों मतांतरों को समझने के बाद हो सकता है कि कोई न्यूनतम सोच उभर कर सामने आए। मानवाधिकारों की उत्पत्ति तथा उसकी सार्वभौमिक मान्यता ने समानता के आदर्श को आधुनिक राजनीतिक अवधारणा में उचित स्थान प्रदान कर दिया है। सामान्य शब्दों में देखें तो समानता सम के भाव पर आधारित है। सम का अर्थ बराबरी या समान स्थिति से लिया जाता है। समानता एक दशा या अवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार रखते हैं। ये एक अधिकार है। सामान्य शब्दों में समानता का अर्थ बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को सभी सुविधाओं तथा संसाधनों पर समान रूप से नियंत्रण प्राप्त करने से है। या दूसरे शब्दों में कहें तो समानता नकारात्मक रूप में विशेषाधिकारों का अभाव है और सकारात्मक रूप से अवसरों की समानता है। मानव समाज के विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास हुआ। समानता का आदर्श भी उसी विकास का हिस्सा है। समानता की अवधारणा आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श है। ये प्रजातंत्र के विकास के साथ जुड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति की 3 प्रमुख आदर्श मान्यताएं थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने आधुनिक चिंतन की दिशा में प्रेरणा शक्ति का काम किया। समानता और विषमता की समस्या आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की मुख्य समस्या रही है। उदाहरण के लिए अरस्तु ने कहा था कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह और क्रांति का कारण सिद्ध होती है, परंतु समता और विषमता के मानदंड प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं। कुछ भी हो, समानता का विचार एक जटिल विचार है और कभी-कभी इसका विरोध करने वाले इसके ऐसे अर्थ लगाते हैं जो इसके समर्थकों के मन में नहीं होते। मध्यकालीन समाज जो सामंत व्यवस्था का रूप था, वह भी पूरी तरह असमानता पर आधारित था। सामंत और पुरोहित अधिकार संपन्न थे, आम जनता अधिकारहीन थी। आधुनिक समय में पुनर्जागरण आंदोलन ने जब मानव एवं उसके कल्याण को लक्ष्य बनाया तो समानता की अवधारणा का महत्व बढ़ गया। ये आधुनिक अवधारणा के रूप में 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत उदय हुआ, जिसमें जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। समानता प्रत्यय के निहितार्थ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समानता मूल्य को साकार करने का अर्थ परंपरागत या नकारात्मक अर्थों में विशेषाधिकारों से लगाया जाता है। हमें ये जान लेना है कि प्राकृतिक विषमता दूर करना हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु इनके आधार पर हमारे समाज द्वारा जो विषमताएं निर्मित कर दी जाती हैं, उन्हें दूर करना सभी समाजों का लक्ष्य होना चाहिए। जाति, वर्ण, धर्म, लिंग एवं अधिक हैसियत के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
किंतु स्पष्टीकरण ये है कि नकारात्मक समानता का अर्थ व्यवहार की पूर्णता एक समानता नहीं है। जब तक लोगों की आवश्यकता, क्षमता एवं अभाव में अंतर है, समानता का तात्पर्य यह भी नहीं है कि विभिन्न कामों के लिए समान पुरस्कार दिए जाएं। अर्थात व्यक्ति की दक्षता एवं राष्ट्रहित में परिस्थिति अनुरूप भेदभाव स्वीकारा जा सकता है। जैसे सेना आदि में यदि लड़ाकू जातियों की वरीयता दी जाती है तो ये गलत नहीं होगा। समानता की सकारात्मक परिभाषा को देखें तो समानता सबके लिए पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता है। पर्याप्त अवसर कहने का आशय है कि यह स्वीकार किया जाता है कि सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं एवं क्षमताएं एक जैसी नहीं है। अवसर की समानता से आशय सभी को अलग अलग अच्छा जीवन जीने एवं स्वयं व्यक्तित्व के विकास को पूर्णता प्रदान करने के लिए अवसरों का मिलना है। समानता की संकल्पना को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ये व्याख्याएं समानता के विभिन्न पक्षों को उजागर करती हैं। कल्याण की समानता। उपयोगितावादियों के विचारों में कल्याण की समानता की संकल्पना अंतर्निहित हो। जर्मी बेंथन के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकता सुख ही कल्याण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है और वो अपने दुखों को कम से कम करना चाहता है। व्यक्ति के सुखों की पूर्ति व व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति द्वारा ही कल्याण होता है। व्यक्ति के लिए क्या सुखप्रद है, इसका निर्णय स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार व्यक्तियों को प्राप्त वस्तुओं की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या वस्तुओं को इच्छित व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं ये निर्णायक होता है। इसलिए इसमें संसाधनों के वितरण में असमानता हो सकती है। संसाधनों की समानता। इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक रॉल्स व डॉक्ट्रिन आदि हैं। इनके अनुसार व्यक्तियों के लिए संसाधनों का वितरण आरंभिक स्थिति में समान होना चाहिए। डार्किन के अनुसार वस्तुओं के वितरण की दो प्रक्रिया हैं। आकांक्षा के अनुसार डार्किन ने अपना काल्पनिक विचार देते हुए कहा है कि एक ऐसे नए द्वीप पर संसाधनों के समान वितरण के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाए जाएं। डार्किन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 100 एकड़ जमीन प्राप्त होती है तथा इस जमीन का उपयोग वे प्रतिस्पर्धा बाजार में करना चाहता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं तथा प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस जमीन का प्रयोग भिन्न रूप में कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति उस पर कृषि कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग बीज के लिए कर सकता है, तीसरा व्यक्ति उस पर गाय चरा सकता है, चौथा व्यक्ति उस पर टेनिस खेल सकता है। यह वितरण व्यक्ति की आकांक्षा के अनुसार है। बीमा के अनुसार, लेकिन आरंभिक स्थिति में संसाधनों के वितरण के बाद उपजी विषमता को दूर करने का दायित्व राज्य का नहीं है। डार्किन ने प्राकृतिक समानता में अपंग व्यक्तियों को संसाधनों के वितरण में प्राथमिकता दी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए केवल संसाधनों का समान आवंटन ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां विषम हैं। अतः उन्हें आवंटन में अधिक वस्तुएं प्रदान करने की आवश्यकता है। यह वितरण बीमा के रूप में राज्य को करना चाहिए। क्षमताओं की समानता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन समानता को क्षमताओं की समानता के रूप में व्यक्त करते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में कहा गया है कि लोगों की क्षमताओं में वृद्धि होनी चाहिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। केवल वस्तुओं के वितरण द्वारा समानता स्थापित नहीं हो सकती। वस्तुएं या संसाधन तो केवल अच्छे जीवन के संसाधन मात्र हैं। व्यक्ति की क्षमताओं का अर्थ स्वास्थ्य की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना, आत्मसम्मान का विकास करना और राजनीतिक रूप में सक्रिय करना है, जिससे वे सामुदायिक जीवन में सांस ले सके। जटिल समानता। समुदायवादी विचारक माइकल वॉल्जर के अनुसार समानता की संकल्पना जटिल है।
उन्होंने अपनी पुस्तक स्फीयर ऑफ जस्टिस में लिखते हुए कहा है कि एक क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में विषमता का अभाव अन्य क्षेत्रों में पड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। एक राजनेता एक आम नागरिक के मध्य राजनीति क्षेत्र में हो तो विषमता संभव है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र की इस विषमता का परिणाम अन्य क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों के लिए विद्यालय, शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। लास्की ने समानता के लिए इन स्थितियों को आवश्यक माना है। 1. समाज में किसी को विशेष अधिकार ना हो। 2. सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। 3. सभी को सामाजिक लाभ पाने की सुविधा जिसमें पारिवारिक स्थिति, साधन या उत्तराधिकार आदि के आधार पर प्रतिबंध ना हो। 4. आर्थिक और सामाजिक शोषण की अनुपस्थिति। समानता के विविध आयाम। समानता के सिद्धांत को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। इसके कई आयाम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानूनी व वैधानिक समानता। कानूनी या वैधानिक समानता का अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो और सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्राप्त हो। सभी प्रक्रियाएं विधि सम्मत हो तथा लिखित हो। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में अपनाई गई है। आज यही समानता का भौतिक अधिकार है। यह प्रजातंत्र में ही संभव है एवं प्रजातंत्र का मूल आधार है। इसे विधि के शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें शासक और शासित दोनों पर एक ही कानून लागू होता है। प्राचीन काल में मनुस्मृति के अनुसार एक ही अपराध के लिए भिन्न भिन्न दंड था। अरस्तु भी एक ही अपराध के लिए स्वतंत्र को कम और दासों को कठोर दंड देने की बात करता है। वहीं वर्तमान समय में कानूनी या वैधानिक समानता के जरिए विभेदकारी स्थिति पर नियंत्रण पाया जा चुका है, किंतु कानूनी समानता अभी भी तात्विक समानता का रूप नहीं ले पाई है। इसके कारण में जाएं तो कानूनी प्रक्रिया इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। साथ में कुछ सीमा तक न्यायपालिका की अपनी रूढ़िवादिता भी है। भारतीय संदर्भ में देखें तो न्यायपालिका बहुत ही शिथिल गति से कार्य कर रही है। न्यायिक निर्णय देर से आ रहे हैं। अभी तक हम समानता के वैचारिक पक्ष को देखते आए हैं। वह वैचारिक पक्ष जो विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से उत्पन्न हुए, उसके विकास के रूप में देखे, उसके आयाम के रूप में देखे कि स्वतंत्रता के कितने आयाम होते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो समानता की अवधारणा है जो वो भारतीय संविधान में कहाँ तक लागू की गई है, उसको संवैधानिक रूप से कहाँ तक स्वीकार किया गया और उसको व्यवहारिक रूप से हम कहाँ तक उसको प्राप्त करने में सक्षम हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वैधानिक स्वतंत्रता को, जिसको हम लीगल इक्वालिटी बोलते हैं, वैधानिक स्वतंत्रता बोलती हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ये अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और उसे विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये दो वाक्य हैं या दो सिद्धांत हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार से आशय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नियम से, एक ही कानून से संचालित और शासित किया जाएगा। दूसरा संरक्षण का जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त होगा, अर्थात जो कानून बनेगा वो सबको समान रूप से सुरक्षा और संरक्षण देने का वादा करता है या देता है। इन दोनों मंत्रों में समान संरक्षण में और समान विधि के समक्ष समानता से ही पूरे वैधानिक समानता को हम परिलक्षित पाते हैं। यद्यपि इसका व्यवहारिक रूप अधिकतर भारतीय दंड संहिता और भारतीय अपराध संहिता, जिसको आईपीसी और सीपीसी बोलते हैं, उसमें वर्णित है, लेकिन उसका जो सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्ष है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
14 में ये बातें लिखी गई हैं। राजनीतिक समानता, इसका आशय एक व्यक्ति एक वोट से है, जिसमें धर्म, लिंग, जाति, वर्ण आदि का कोई भेद नहीं। राजनीतिक व्यवस्था में सभी को समान रूप से हिस्सा लेने का अवसर मिलना आवश्यक है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था खुली हो और प्रतिस्पर्धी हो। शुरू में प्राचीन समय में विशेषाधिकार युगकालीन एवं धनवान लोग भी राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार रखते थे, किंतु अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों के उपरांत पश्चिम में राजनीतिक समानता की प्राप्ति हेतु चले आंदोलन ने एक व्यक्ति एक मत को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। किंतु जैसे जैसे पूंजीवाद मजबूत होता गया, वैसे वैसे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता बढ़ती गई। तब राजनीतिक समानता को भी अपर्याप्त माना जाने लगा एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानता को पाना लक्ष्य बनाया गया। राजनीतिक समानता का सामान्य शब्दों में बहुत साधारण सा अर्थ है कि एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात इसके पहले अगर मत देने के इतिहास को देखें, राइट टू वोट की हिस्ट्री को देखें, मत देने के इतिहास को देखें, तो हम पाते हैं कि जहाँ भी जनतंत्र शासन प्रणालियाँ प्रचलित थीं, वहाँ मत देने के लिए तमाम बाधाएं थीं। चाहे वो बाधा संपत्ति को लेके होगो या शिक्षा को लेके होगो। भारत में ही जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश का काल था, उस काल में भी संपत्तियों के आधार पे ही व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त था, अर्थात सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसका खंडन करते हुए, राजनीतिक समानता को स्थापित करते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 325 और 326 के अंतर्गत हमने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की धारणा या सोच को अपनाया, और जिसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो भेद जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, ऐसे किसी अतार्किक भेदभाव को नकारते हुए भारत के संविधान में ये स्वीकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, और एक व्यक्ति एक ही मत देगा, उसका पृष्ठभूमि चाहे उच्च वर्गीय हो, उच्च कुलीन हो या सामान्य वर्ग से आता हो। और ये एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन है। एक सामान्य सी बात नहीं है कि एक इस राष्ट्र में सबको समान मत देना, ये बहुत बड़ा साहसिक निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समानता का अर्थ ये भी है कि जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था वो खुली है, और खुली राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी संवैधानिक और सरकार द्वारा निर्धारित पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। ये बात भी उसी तर्क को मजबूत करती है जिसमें राजनीतिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक समानता, मुख्य रूप में समाजवादी आंदोलन द्वारा इसकी मांग की गई। इनका मानना था कि कानूनी एवं राजनीतिक समानता औपचारिक मात्र है, इन दोनों से तात्विक समानता की प्राप्ति संभव नहीं है। तात्विक समानता के लिए जरूरी है कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्रदान की जाए, जिसमें वैसे अवसर एवं परिस्थितियां पैदा की जाएंगी जहां व्यक्ति की गरीबी की विवशता उसके शोषण का कारण ना बने। प्रत्येक वंचित वर्ग को समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्थितियां प्राप्त हो एवं न्यूनतम सामाजिक सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर कल्याणकारी राय की अवधारणा प्रकट हुई, जिसमें अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के तहत वहां तक कर लगाने को मान्यता दी गई जहां तक कुल सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हो सके। वर्तमान संदर्भ में आर्थिक समानता का सार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम का अपने स्वेच्छानुसार उपयोग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुरूप उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा। किसी को श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूंजी का उपभोग, वितरण तथा संचयन की स्वतंत्रता होगी। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार ही सामाजिक समानता है। आर्थिक और सामाजिक विषमताएं समाज के लिए ज़्यादा हानिकारक और दुखदाई साबित हो सकती हैं, और इसी धारणा को, इसी सोच को समझते हुए भारत के संविधान में इन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। और इसमें सबसे जो मूल बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो आर्टिकल 38 है और 39 है, उसमें व्यक्तियों के बीच समानता स्थापित करने के साथ साथ समूहों के बीच भी समानता स्थापित करने का कार्य राज्य का ही है। अंतर्राष्ट्रीय समानता। यह समानता का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में लागू होता है। इससे आशय है विश्व के सभी बड़े एवं छोटे देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके साथ कोई भेद न हो। यह धारणा संप्रभुता के आधार पर टिकी हुई है। स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। समानता एवं स्वतंत्रता में क्या संबंध होना चाहिए, इसको लेकर विचारों के दो समूह हैं। प्रथम, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें पहला वर्ग उन विचारकों का है जो समानता एवं स्वतंत्रता को विरोधी धारणा मानते हैं, अर्थात समानता स्वतंत्रता में बाधक होगी। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता या क्षमता में अन्य से विशिष्ट है, तब समानता की भावना उनकी योग्यता को नष्ट करेगी। बर्कनहेड एवं लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता एवं समानता को एक साथ लेकर चलने को जीवन मूल्य के उत्कर्ष एवं विकास में बाधक मानते हैं। इसे लोकतंत्र का एक दोष बताते हैं। रॉकवेल एवं मिल का मानना है कि समानता की मांग को इस हद तक बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि यह स्वतंत्रता के दमन का साधन बन जाए। आइजिया बर्लिन, जो शुरू में समानता एवं स्वतंत्रता को स्वतंत्र मूल्य मानते थे, कालांतर में समानता के ऊपर स्वतंत्रता को वरीयता प्रदान करते हैं। इनका मानना है कि राज्य का कार्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, अर्थात बंधनों को हराना मात्र है। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का निजी मामला है। स्पष्ट है कि बर्लिन के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन को प्राकृतिक मानते हुए इसे दूर करने का कोई मार्ग नहीं सुझाते हैं। हाइक भी समानता के विचार को स्वतंत्रता के लिए बाधक बताते हैं। इनका मानना है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में योग्यता और निपुणता का स्तर अलग अलग होता है, अतः उन्हें समानता के तहत बराबरी पर लाने का आशय होगा। सर्वसत्यवादी राज्य के रूप में उनकी महत्वाकांक्षा का दमन करना, बलपूर्वक समानता स्थापित करने के ऐसे प्रयास को सभ्य समाज में नहीं स्वीकारा जा सकता। हाइक सभी व्यक्तियों को बराबर आज़ादी देने के पक्षधर नहीं है। उनके विचार में व्यक्तित्व स्वतंत्रता सामाजिक विकास की जरूरी शर्त है, अतः कुछ विशिष्ट लोग ही कोई बड़ा सामाजिक कार्य करने की इच्छुक हो तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। स्वतंत्रता को समानता से पूरी तरह अलग बताते हुए हाइक का स्पष्ट कहना है कि स्वतंत्रता उसी को ज्यादा मिलनी चाहिए जिसकी सामाजिक प्रगति में योगदान ज्यादा हो। सबको बराबर स्वतंत्रता देना गलत होगा। वस्तुतः हाइक ये नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो कैसे एवं समानता से इसे अलग करके कुछ वर्ग विशेष तक ही सीमित करके हाइक स्वतंत्रता को खोखला बना देते हैं। अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक भी स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। उनके अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही शासक होते हैं जबकि जन समाज शासित होता है। इन दोनों में बुद्धि, कुशलता एवं निपुणता का अंतर होता है, अतः अभिजन को अन्यों के समान बनाने पर स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। द्वितीय समूह। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं।
दूसरा समूह उन विचारकों का है जो स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के पूरक के रूप में स्वीकारते हैं। उनका मानना है कि किसी की स्वतंत्रता यदि गरीब की परतंत्रता बन जाए तो वह स्वतंत्रता रूपी आदर्श के प्रतिकूल होगी। ऐसी दशा में ये विचारक स्वतंत्रता पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। इन विचारकों का मानना है कि आदिम समाज में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का अस्तित्व नहीं था, किंतु सभ्यता विकास के साथ साथ ये संतुलन बढ़ता गया क्योंकि सक्षम वर्गों द्वारा संसाधनों का अपने पक्ष में एकीकरण होता रहा। अतः ये विचारक सकारात्मक समानता के रूप को स्वीकार करते हुए मांग करते हैं कि संपत्तिधारी वर्ग को शोषण करने से रोका जाए, अन्यथा ये समस्त संसाधनों एवं अवसरों को प्राप्त कर लेंगे जो समानता रूपी आदर्श का हनन होगा। आर.एच. टोरी, लास्की एवं मैकफर्सन के अनुसार समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अमर्यादित स्वतंत्रता देने पर समाज का एक न्यूनतम सक्षम वर्ग ही इस स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे एवं बहुआयात वर्ग के लिए ये स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखेगी। पुनः इस असंतुलन को दूर करने के लिए, जिससे कि स्वतंत्रता सभी को उपलब्ध कराई जा सके, समानता रूपी मूल्यों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक इस प्रकार केवल समानता देने के प्रयासों से यदि दमन का सहारा लिया जाए तो इससे स्वतंत्रता रूपी मूल्यों का भी हनन होगा, क्योंकि राजकीय प्रयासों से संभव है कि कुछ वर्ग विशिष्ट ही इस समानता के नाम पर फायदा उठा सकते हैं। अतः यहाँ भी समानता को पूर्ण रूप से हम नहीं पा सकेंगे। ऐसी दशा में ये जरूरी हो जाएगा कि समानता की प्राप्ति के प्रयासों के अंतर्गत ही हम स्वतंत्रता रूपी मूल्य का हनन ना होने दें। समानता और विचारधारा। जैसा कि पहली ही पंक्ति में कहा गया है कि समानता को लेकर विचारधारा के स्तर पर भी मतभेद है। अधिनायकवादी विचारधारा जैसे फासीवाद, नाजीवाद समानता के कट्टर विरोधी हैं। मार्क्सवादी विचारक आर्थिक समानता पर बल देते हैं। उदारवाद के समर्थक राजनीतिक समानता को सर्वोच्च मानते हैं। सारांश। समानता एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका एक छोर स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ तो दूसरा छोर न्याय के संकल्पना की सहवर्ती है। असमानता का उदय समाज में मूलतः संसाधनों तथा सेवाओं के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। यही समाज में वर्ग बना देते हैं। प्राचीन तथा सामंतवादी असमानता का आधार आर्थिक ही था। सामाजिक असमानता के उत्पन्न करने में आर्थिक असमानता एक बड़ा कारक है। भारत में सामाजिक असमानता जाति के रूप में देखी जा सकती है। आर्थिक तथा सामाजिक असमानता ने अपने स्वरूप को बनाए रखा था क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में भी असमानता थी। शासन का आधार योग्यता या भागीदारी का सिद्धांत न होकर वंश परंपरा या तानाशाही होता था। शासन का स्वरूप एक वर्ग या व्यक्ति द्वारा संचालित होता था। धीरे धीरे प्रजातंत्र शासन प्रणाली का विकास हुआ, समानता को प्रोत्साहित किया। प्रजातंत्र में विधि का शासन होता है। जन सहभागिता शासन का मुख्य सिद्धांत है। जन की इच्छाएं संप्रभु होती है। शासक किसी भी वर्ग से हो सकता है। उदारवादी राजनीतिक विचारधारा की जड़ में समानता एक प्रेरक शक्ति रही है। तो आज हमने सीखा कि समानता क्या होती है, समानता के विकास और उससे जुड़े विभिन्न मत कौन से हैं तथा स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार के लिए अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।